राष्ट्रीय उपलब्धियों के श्रृंगार में हिमाचली शौर्य का शानदार इतिहास रहा है और इसी के साथ आज़ादी के नगमों ने पर्वतीय प्रदेश की रूह और राह बदल दी। नागरिक समाज ने खुद में ही प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा के स्रोत ढूंढे तो असंख्य असैनिक कारनामों में भी हिमाचल अंगीकार हो गया। राष्ट्रीय धुन में लिपटे सरोकार जैसे जैसे पल्लवित हुए, हिमाचल के विविध आयाम खिल उठे और राष्ट्रीय स्तर के नागरिक सम्मानों की भी एक श्रृंखला बनती चली गई। इन्हीं पुरस्कारों में पद्मश्री से पद्म विभूषण तक विभूषित विभूतियों को समर्पित दिव्य हिमाचल टीवी की एक नई सीरीज खास आपके लिए। तो आइए राष्ट्र के ताज पर लिखें हिमाचल का नाम। देश जब अपनी आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है तो इसी पावन वेला पर हम हिमाचल के उस सूरमा की संघर्ष गाथा आपको सुनाएंगे जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। ये है कबड्डी के होनहार खिलाड़ी पद्मश्री अजय ठाकुर। अजय ठाकुर ने जब खेलना शुरू किया तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया और अंततः भारत का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया। नालागढ़ के दभोटा गांव में जन्मे अजय ठाकुर के पिता का सपना था कि उनका बेटा खेल के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करे और कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड के साथ ही भारत के श्रेष्ठ नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री के लिए भी चुना गया। दिव्य हिमाचल टीवी के प्रतिनिधि टेकचंद वर्मा और मोनिका वंसल ने पद्मश्री अजय ठाकुर से विशेष भेंट की। देखिए इसी के कुछ खास अंश। नमस्कार, दिव्य हिमाचल देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मोनिका बंसल। आज अपने इस प्रोग्राम में आज हम जिस शख्सियत से आपसे रूबरू करवाएंगे वो हिमाचल प्रदेश के स्टार, कबड्डी के स्टार जिसे हम कहेंगे, साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी अपने सेवाएं वो दे रहे हैं। आज हम उस शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं से ही मिलते हैं। नमस्कार सर, दिव्य हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड भी आपको सम्मानित किया गया है। तो सर, कितना ये आपका जो सफ़र रहा है इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। तो ये सफ़र काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और एक छोटा सा गांव है नालागढ़ में, दभोटा नाम का। तो वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया, क्योंकि मेरे पिताजी एक अच्छे खुद रेसलर थे। तो उनको था कि मेरा बेटा कंट्री को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उनका भी एक ड्रीम था या सपना था कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं या मैं देश के लिए खेलूं। चलो कुछ कारणवश वो नहीं देश के लिए खेल पाए, लेकिन उनका ये सपना था। जब मैं और मेरे बड़े भाई अमित ठाकुर जी हैं, हम पैदा हुए तो मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि जब आप लोग पैदा हुए थे तो मैंने जो उसी टाइम एक मन में ऐसे धारणा कर लिया था कि यार मेरा दोनों में से मेरा एक बेटा देश के लिए खेले या कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो हमें पता भी नहीं था उस टाइम पे ना कि देश को रिप्रेजेंट करना क्या होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट क्या होता है, देश के लिए खेलना क्या होता है। लेकिन हाँ, एक दिल में एक ऐसे जज्बा था कि यार जो मेरे पिताजी का एक ड्रीम है, सपना है, वो हमेशा बोलते कि मेरा सपना है ना। तो मैंने सोचा कि इसे पूरा जरूर करेंगे एक दिन। तो उसके लिए दिन रात लगे रहे। उस टाइम पे देखिए अच्छे शूज़ नहीं थे, अच्छे ट्रैक सूट, अच्छा ग्राउंड भी नहीं था और फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो काफ़ी टफ था ऐसी सिचुएशन में से यहाँ तक मतलब कि पहुँचना कि एक गांव से आप पद्मश्री तक पहुँचते हैं या अर्जुन अवार्ड तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत मतलब स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। जी, जिस तरह से आपने बताया, आप लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहे हैं। एक छोटे से गांव जिस तरह से नालागढ़ से आपने बताया,
पद्मश्री का ये जो सफ़र था आपका, इस दौरान सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज इन दिनों जिस तरह से पुलिस विभाग में आप अपनी ड्यूटी करें, तो कोविड के दौरान किस तरह का सफ़र रहा है आपका? तो कोविड-19 के दौरान मैं बिलासपुर में था। मेरी पोस्टिंग एज SHO में सदर थाना में ड्यूटी कर रहा था। तो इसमें क्या शुरू में जैसे ही एकदम लॉकडाउन हुआ, क्योंकि ये मैं क्या मेरे हिसाब से इंडिया में J&K को छोड़ के पहली बार कभी ऐसा हुआ कर्फ्यू का लोगों को सामना करना पड़ा। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लोगों के लिए काफ़ी टफ था, है ना। हम लोग तो चलो फील्ड में थे कि लोग एकदम घरों में कैद हो गए, तो काफ़ी मुश्किलें आई, है ना। अच्छा, प्रॉपर से लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था, यार खाने का राशन, जैसे जो लेबर वर्ग था, मैंने वहाँ पे जो लेबर वर्ग था वो लोगों में ज़्यादा मतलब कि दिक्कतें आनी शुरू। सर आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कबड्डी प्लेयर रहे हैं आप, तो आप उस समय काफ़ी समय आपका जो कबड्डी के लिए रहता था, लेकिन अब आप जब इस विभाग में आ गए तो कैसे अपने खेल को समय दे पा रहे हैं आप? तो देखिए टाइम थोड़ा कम निकल रहा है, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ, है ना। तो फिर भी मैं थोड़ा ऐसे है कि इसको मेंटेन करते हैं इस हिसाब से कि सुबह जल्दी मैं अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं दिनचर्या वो जल्दी शुरू कर देता हूँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं 4 या 4:30 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। तो मैं 7 o'clock अपनी प्रैक्टिस को फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद अपना जो भी हमारी डाइट है वो मैं उसको ले करके मैं जॉब पे चला जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं अभी मैनेज कर रही हूँ। सर आपने कभी सोचा था कि आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? देखिए मैं ये आपको सही बताऊं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। लेकिन एक सपना था, जब मैंने हर एक खिलाड़ी का सपना होता है जैसे वो फील्ड में कदम रखता है कि यार एक दिन मैं कंट्री के लिए खेलूँगा, मैं एशियन गेम्स खेलूँ, मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, या मुझे अर्जुन अवार्ड मिले। तो ऐसे ही हमारा भी सपना था कि यार मुझे मिले, है ना। तो उसके लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन अर्जुन अवार्ड के लिए था कि यार एक दिन मुझे अर्जुन अवार्ड मिले, ये तो मैंने सोचा था। लेकिन पद्मश्री जो मेरी सोच से बढ़कर मुझे भगवान ने मतलब एक गिफ्ट मान लीजिए आप, क्योंकि इतने बड़े बड़े अवार्ड से इतना सम्मानित अवार्ड है कि ये हर किसी को नहीं मिलता। मैंने जब हमें पद्मश्री अवार्ड मिला तो मैंने देखा कि कई लोगों को मरणोपरांत वहाँ पे बोला गया। मरणोपरांत मीन्स उनकी डेथ भी हो चुकी है, उनको उनके मरने के बाद वहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिले। जैसे कि कादर खान जी थे, उनको मरणोपरांत मिला। तो मैं सोच रहा था कि यार हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी कम एज में हमें ये अवार्ड मिल गया है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने वर्ल्ड कप में भी भाग लिया है, तो सर उस दौरान आपकी कितनी जिम्मेवारी आपको लगी, आप भारत की टीम को? देखिए अगर आप कभी आप देश के लिए खेलेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो हर स्पोर्ट्समैन एक नर्वस, जिसको बोलते हैं कि वो नर्वस हो जाता है कि यार इतनी बड़ी जिम्मेवारी मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, पूरा देश आपको देख रहा है कि यार किस तरीके से ये लोग खेलेंगे। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप कभी भी देखेंगे कि जो भी हमारे यंग प्लेयर जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे जा कर के बिल्कुल जीरो हो जाती है। उसका यही कारण है कि प्रेशर, क्योंकि आप जैसे आप एक कंट्री को लीड करते हैं, आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, है ना। अब 150 करोड़ की आबादी से आप सिर्फ 12 सेलेक्ट हुए हो, फिर आपको पूरा देश आपको देख रहा है कि यार क्या करेंगे, कबड्डी टीम क्या करेगी, और वहाँ पे जो टीमें हैं वो बड़ी टफ आती हैं। तो बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा। उस प्रेशर को आपको धीरे धीरे किस तरीके से उसे मेंटेन करना, ये आपको कंटिन्यू खेल के आपको आएगा। जी सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज के दौर में आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, युवा पीढ़ी है जो खेल के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो कितना स्ट्रगल भरा जो उनका सफ़र है? देखिए स्ट्रगल तो है ही, हर आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, चाहे बिजनेस में, स्टडी में, स्पोर्ट्स में, हर जगह स्ट्रगल है ही। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका जितना आपका जो रास्ता है वो कठिन होगा, उतना ही आपकी जो मंजिल है वो खूबसूरत होगी, है ना। ये हमारे गुरु हमें हमेशा बताते थे कि अगर किसी की रास्ते में कोई है ही नहीं, मतलब कि कोई उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई कठिनाई नहीं है, तो उसको जो अगर वो कुछ हासिल भी कर लेता है उसको उसकी खुशी नहीं होगी, है ना। जितनी मुश्किल से हम कोई चीज़ को अचीव करते हैं तो उसकी उतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो ये तो रहेगा ही आपकी लाइफ में कि स्ट्रगल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन हमारा जो जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, हमारी एकाग्रता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। मेरे दोस्त जितने भी आप सब देखेंगे ये वीडियो, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोगों का जो माइंड सेट है ये बहुत मजबूत होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये करना ही है। लाइफ में आप ऐसे कभी मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। आप हमेशा मन में यही प्लान हो जाए, आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो जाए कि मैं कर लूँगा, बस आपके दिल दिमाग से यही बात निकलनी चाहिए हमेशा। तो आप 101% आप उस चीज़ को मतलब कि पालेंगे।
जी सर, आपने हमेशा से अपना एक ड्रीम रखा है कि आपको खेल में आगे करना है, भारत का नाम रोशन करना है। तो सर, इसमें जिस दौरान आपको पुलिस में काम करने का मौका मिला, तो क्या आपका जो विचार था, क्या उस समय आपको सोचने को मिला कि पुलिस मेरा शुरू से ही सपना था, ड्रीम था कि मैं पुलिस में ही जॉब करूं, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, मेरे ब्रदर भी पुलिस में है। तो ये मेरा माइंडसेट बचपन से ही था कि यार मुझे पुलिस में ही अपनी सेवाएं देनी। और पुलिस एक ऐसी फोर्स है विजिबल कि आप दिखते हैं लोगों को, है ना, कि आप वर्क कर रहे हैं। आज देखिए आप कोविड है ना, लोगों को दिख रहा है कि यार पुलिस वर्क कर रही है, हर नाके पे खड़ी है, डे एंड नाइट ड्यूटी कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप फर्स्ट पे हो कि जो सबसे पहले लोगों की हेल्प कर सकता है ना। उसके पुलिस के बाद हर एक चीज़ शुरू होती है, चाहे वो जुडिशरी हो, जजेस हो, कुछ भी हो। लेकिन सब जो फर्स्ट आपको लोगों को जो काम पड़ता है, या किसी की जान मुसीबत में है, कहीं भी है, तो सबसे पहले उनको याद आता है कि हमें यार पुलिस के पास चलना चाहिए। लोगों का एक विश्वास टिका हुआ है पुलिस के ऊपर कि यार मेरे गांव में मेरी नहीं सुनी, मेरे पड़ोसी ने मेरी नहीं सुनी, पुलिस जरूर सुनेगी। बिल्कुल सर। तो यही मेरा सपना था कि यार हम लोगों की हेल्प करेंगे पुलिस में जाकर। अब आप पुलिस में आ चुके हैं और खेल से भी आपका गहरा नाता है। तो सर, जो युवा है या फिर कबड्डी कह लीजिए, आप खेल के क्षेत्र में क्या उत्थान करना चाहते हैं सर? देखिए, मैंने उसके लिए काफ़ी टाइम से मैंने एकेडमी के लिए जगह खरीदी हुई है अपने गांव में। मैं बहुत जल्द अपनी एक कबड्डी एकेडमी करूंगा, ताकि लोग, बच्चे जो हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ पे ग्राउंड नहीं है, वो बच्चे वहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कर सके, अपना भविष्य है जो वो बना सकें। जी सर। इसके अलावा सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इन दिनों जो युवा है वो नशे की और अग्रसर है, लगातार देखा जा रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ मैसेज आप युवाओं को देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा यही आपको कहना चाहूँगा कि जो नशा है ये एक मतलब के व्यक्तित्व को ना, इंसान के व्यक्तित्व को खोखला कर देता है ना। उसकी सोचने की जो क्षमता उसको गिरा देगा, उसका हर एक जगह उसको मतलब नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई देंगी, वो हर एक कदम अपना गलत ही उठाएगा। तो इसके लिए मैं मैं हर एक जो पेरेंट्स हैं अपने, है ना, हिमाचल में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे हमेशा चेक रखें, है ना, कि लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि हमने एक बच्चे को स्कूल में हम लोगों ने मान लीजिए भेज दिया है, हम सिर्फ उसकी जिम्मेवारी है स्कूल प्रशासन पे या टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये कभी चेक नहीं किया कि 15 डेज में या 1 मंथ में जा करके कि हमारा बच्चा किसी गलत सोसाइटी में तो नहीं बैठता, उसके जो चाल चलन में कोई डिफरेंट तो नहीं है, उसका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, या उसकी सोसाइटी कैसी है। आप हमेशा अपने बच्चों को भी चेक रखें। एक टीनेज एक ऐसी होती है 13 से 16 साल तक की, उस टाइम पे बच्चा मतलब ऐसी गलत सोसाइटी में जाता है। उसी टाइम आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद तो जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो मेरे हिसाब से कभी ऐसी सिचुएशन आती नहीं कि मैच्योर कोई बच्चा मतलब ऐसी गलतियां करे। जो बचपन से जो बच्चा गलत सोसाइटी में चला गया या उसके नशे की आदत हो गई, तो वो फिर पूरी लाइफ टाइम तक उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सभी जो हमारे हिमाचल में जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने बच्चों पे रेगुलर चेक रखें, वो किस सोसाइटी में है, कहाँ से आया है, किस तरीके से उसका जो व्यवहार है लोगों के साथ। आप सब माँ बाप इकट्ठा होकर के अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। तो यह थी एक खिलाड़ी की पद्मश्री तक की यात्रा। शीघ्र मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।